तो अपडेट के सिलसिले को जारी रखते हुए अपन आगे बढ़ते हैं और अनदर इंपॉर्टेंट अपडेट जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं बहुत बार, लेकिन मुझे लगता है कि इसको एक बार रिवाइज करवाना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से मैं रिवाइज कराऊंगा, उम्मीद करता हूँ इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मैं एग्जैक्ट बताऊंगा कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अपन आगे चलते हैं पीपीएच के बारे में। देखो दो चीजें यहाँ पे, एक एएमटीएलएस होता है, एक पीपीएच होता है। तो जो थर्ड स्टेज ऑफ मैनेजमेंट है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है, उसके अंदर जो अपन टर्म यूज करेंगे वो एएमटीएलएस है। और जो अपन ई मोटिव बंडल यूज करेंगे वो अपने पास आता है पीपीएच के अंदर। तो आप लोग ध्यान रखना कि अपन क्या बात करें, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे ई मोटिव बंडल अप्लाई करना है और कहाँ पे अपने को जो ड्रग्स वाला पार्ट है वो अप्लाई करना है। यहाँ पे कंफ्यूजन है तो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सो अपडेट्स है आगे, लेट्स मूव अप फर्दर। तो सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट मैं आपसे बात करूंगा क्या चेंजेस हुआ है। तो पहले ये बोलते थे कि अगर वजाइनली 500 ml का आपका ब्लड लॉस हो रहा है वजाइनली पहले, तो बोलते थे कि यार आपका पीपीएच है। और अगर सिजेरियन सेक्शन से 1000 ml तक का ब्लड लॉस होता था या मोर देन 1000 ml का ब्लड लॉस होता था, देन वी यूज्ड टू कैटेगराइज इट कि यार इट इज अ केस ऑफ पीपीएच। और एसीओजी का ये तो था डब्ल्यूएचओ क्राइटेरिया, लेकिन एसीओजी ये बोलता था कि दोनों के लिए, चाहे वो सिजेरियन हो चाहे वो आपके वजाइनल डिलीवरी हो, अगर आपके पास में 1000 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो इट विल बी लाइक अ पीपीएच। लेकिन अब इन्होंने ये बोला है कि वी वोंट वेट फॉर 500 और 1000। अगर सीधा आपके पास में 500 ml ब्लड लॉस हुआ है, इधर इट कुड बी वजाइनली और इट कुड बी सीजेरियन सेक्शन, तो इसको पीपीएच बोल दो। दूसरा, अगर आपके पास 300 ml का ब्लड लॉस हो चुका, 300 ml का ब्लड लॉस हो चुका है, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिवली मॉनिटर करोगे। ऑब्जेक्टिवली कैसे मॉनिटर करोगे, कहने का मतलब है कि आप उस चीज को देखोगे, आप कैलिब्रेटेड ड्रिप यूज करोगे। क्या यूज करोगे? कैलिब्रेटेड ड्रिप, जिसकी इमेज ऑलरेडी एग्जाम में पूछ चुका था वो। इस बार नॉट सेट आई थिंक शायद 9 के अंदर पूछ लिए थे उसने कैलिब्रेटेड ड्रिप की फोटो। ठीक है, तो अगर आपके पास मोर देन 300 ml का ब्लड लॉस हो जाए, या फिर इसके साथ में आपके पास सिस्टोलिक बीपी 100 से कम हो जाए, डायस्टोलिक बीपी 60 से कम हो जाए, आपके पास पल्स जो है आपकी 100 से ज्यादा बढ़ जाए, या आपका शॉक इंडेक्स मोर देन 1 हो जाए। क्या तक मेरी बात सुनना है? ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। मैं सीधा सीधा आपको एग्जाम क्वेश्चन बता रहा हूँ। 500 ml अगर 500 क्रॉस हो गया है तो पीपीएच, अगर क्रॉस नहीं हुआ तो 300 पे स्टार्ट हो, 300 क्रॉस कर चुका है, अब यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा और आपको क्वांटिटेटिवली मॉनिटर करके पेशेंट के वाइटल्स को इंक्लूड करते हुए पीपीएच का डायग्नोसिस बनाना पड़ेगा, अगर आपके पास में ये सारी चीजें प्रेजेंट है तो। यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई? चलो, अब जो स्टेप इन्होंने एएमटीएलएस के अंदर लिया है वो इन्होंने ये बोला है कि सबसे पहले आप इंजेक्शन दोगे यूट्रोटोनिक्स का। यूट्रोटोनिक्स कौन कौन से इन्होंने बताया? ऑक्सीटोसिन, कार्बिटोसिन और मीजोप्रोस्ट। याद रखोगे, ऑक्सीटोसिन, कार्बिटोसिन और मीजोप्रोस्ट। यहाँ नाम लिखे हुए ऑक्सीटोसिन, कार्बिटोसिन, मीजोप्रोस्ट। इनके बारे में आगे मैं आपको और डिटेल में बताने वाला हूँ। स्टे कनेक्टेड। यहाँ तक क्लियर हो गया? एकदम फोकस है यहाँ तक, सबको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इन्होंने बोला कि आप डिले करो। क्या करो? डिले करो कॉर्ड क्लैम्प को। डिलेड कॉर्ड क्लैम्प मतलब कि 1 से 3 मिनट तक आप उसको होल्ड करो काटने से पहले। समझ रहे हो? ऐसे नहीं कि लड़कियों की तरह फट से काटो और चले गए, ऐसा नहीं करना। होल्ड करो, जैसे लड़कियां धीरे धीरे काटती है वैसे आप उसको धीरे धीरे काटो। गुड, चलो। डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग के बाद उसने बोला है कि कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन से आपको आपको प्लेसेंटा रिमूव करना है। कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन से आपको प्लेसेंटा सेपरेट करना है। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन ब्रेंड एंड्रयूस टेक्निक, बैट ब्रेंड एंड्रयूस टेक्निक। जो आपकी कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन की जो टेक्निक होती है, जिसमें एक हाथ आप ऊपर आप ऐसे यूट्रस को बैक पुश करते हो और दूसरे हाथ से आप प्लेसेंटा पकड़ के उसको पर वजाइनली उसको आप स्ट्रेच करके निकालते हो, इसको बोलते हैं ब्रेंड एंड्रयूस टेक्निक या कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये स्टेप समझ में आ गया आपको? उसके बाद में अब जो उन्होंने नई चीज बताई है, अब देखो डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग किसको बोलते हैं कि 1 से 3 मिनट तक ये रिकमेंडेड है। डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग रिकमेंडेड है। क्यों रिकमेंडेड है? क्योंकि ये आपको एक्स्ट्रा 80 ml ब्लड देता है। कितना देता है? एक्स्ट्रा 80 ml ब्लड देता है। और ये 80 ml ब्लड जरूरी क्यों है? क्या? ताकि आपकी जो बच्चा है उसको अनीमिया ना हो। क्या ना हो? जो अपने बच्चा है उसको अनीमिया ना हो, मतलब फीटल अनीमिया के लिए या न्यूबॉर्न अनीमिया के लिए नहीं हो। ठीक है, और जो आपका डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग है किस किस के अंदर है? तो एक तो ये आपका एएमटीएलएस के अंदर, जो एएमटीएलएस के अंदर इंक्लूड किया गया। दूसरा, ये अनीमिया मुक्त भारत के अंदर भी इंक्लूड है, तो इसकी डबल सिग्निफिकेंस हो गई। तो यहाँ पे ये अनीमिया अनीमिया मुक्त भारत के अंदर भी ये मुक्त भारत के अंदर भी ये डिलेड कॉर्ड क्रैम्पिंग वाला प्रावधान दिया गया है कि आपको करना चाहिए। और सारे केस में ही इसको प्रेफर करना है, एक्सेप्ट एक केस को छोड़ के, जिस केस के अंदर आपको बर्थ एस्फेक्सिया हो या सीवियर आपको इमीडिएट नियोनेटल रिससिटेशन की जरूरत हो, तो उस कंडीशन में आप बच्चे को अंदर नहीं छोड़ सकते। आपको डेफिनेटली जल्दी निकालना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कि नहीं मैं तो प्रोटोकॉल चल, ऐसा नहीं, गलत बात है। तो अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग मतलब कि आपने 60 मिनट से पहले निकाल लिया, 60 सेकंड से आपने पहले निकाल लिया 1 मिनट। यहाँ तक क्लियर है? और एब्सोल्यूट इंडिकेशन एक ही है, नियोनेटल रिससिटेशन या फिर बर्थ एस्फेक्सिया।
यहाँ तक क्लियर हो गया। बर्थ एस्फिक्सिया या नियोनेटल रिससिटेशन, और ये आपके एएमटीएलएस के अंदर इंक्लूड नहीं है, एएमटीएलएस के अंदर इंक्लूड नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो, ये इंपॉर्टेंट था, ये सारा इंपॉर्टेंट था, ये ड्रग्स ये सारा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद में जो ड्रग्स इन्होंने बोली है वो कौन कौन सी बोली, उसने बोला है ऑक्सीटोसिन, कार्बिटोसिन, मीसोप्रोस्ट। ऑक्सीटोसिन उन्होंने तब बोला है अगर आप कोल्ड चेन मेंटेन कर पाओ तो ऑक्सीटोसिन दो, कोल्ड चेन मेंटेन ना कर पाओ तो कार्बिटोसिन दो, और अगर आप ओरली दे रहे हो तो आप मीसोप्रोस्ट दो। ज्यादा क्लियर हो गया। तो आप सबसे पहले तो रिकमेंडेशन है ऑक्सीटोसिन रिमेन्स द ड्रग ऑफ चॉइस, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, यहाँ तक तो सब ठीक है। उसके बाद डोज जो बोला उन्होंने 10 इंटरनेशनल यूनिट बोला, रूट इन्होंने दोनों बोले आईएम और आईवी, लेकिन इन्होंने ये बोला है कि अगर कैनुला है तो आईवी दो, इट वुड बी मच मोर बेटर देन आईएम। उसके बाद में प्रेफर, बिल्कुल ही प्रेफर्ड है, और ठीक है, और ठीक है, और ये सब जगह आपके ड्रग ऑफ चॉइस भी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपके पास में मतलब हीट एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, हीट एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, मतलब कोल्ड चेन मेंटेन करनी है, कोल्ड चेन मेंटेन करके रखनी है। लेकिन अगर आपके पास कोल्ड चेन नहीं है तो फिर आप कार्बिटोसिन दो, जो कि ये हीट स्टेबल है। क्या है, ये हीट स्टेबल है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी जो डोज उन्होंने बोली है वो 100 बोली है। क्या बोली है, 100 बोली है। उसके बाद में रूट इसका भी आईएम और आईवी दोनों है। और प्रेफर्ड कब है, जब आपके पास में कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हो, कोल्ड चेन आपके पास में मेंटेन नहीं है। मैं तो क्लियर हो गया। और लास्ट में तो मीजोप्रोस्ट है। मीजोप्रोस्ट के लिए आप क्या करोगे, इसकी जो डोज बोली है वो बोली 400 से 600 माइक्रोग्राम, ध्यान रखना माइक्रोग्राम है यहाँ पे। रूट इसका रूट ओरल है। साइड इफेक्ट इसका ये है, साइड इफेक्ट इसका ये है कि हाइपरथर्मिया करता है। क्या करता है ये, बुखार कर देगा। यू विल फील हॉट, ठीक है। चलो, तो हाइपरथर्मिया कर देगा ये। और एस्मा के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, जैसे आपका जो आपके कार्बोप्रोस्ट है, जो आपका कार्बिटोसिन है, सॉरी कार्बोप्रोस्ट नहीं, कार्बिटोसिन, कार्बिटोसिन जो है आपका, वो जैसे आपके एस्मा के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जैसे आपका हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर के अंदर मिथाइल अर्गोमेट्रिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसी तरीके से इसके अंदर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, ये सेफ है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास में, चलो हाँ ये तो ठीक है, चलो बढ़िया, एस्मा हो गया। अब यहाँ पे एक मैं 3 क्वेश्चन लिखता हूँ एग्जाम के, देखो। इंडक्शन ऑफ सर्वाइकल राइपनिंग, इंडक्शन ऑफ सर्वाइकल राइपनिंग के लिए इन्होंने मीसोप्रोस्ट को प्रेफर किया है, सॉरी मीजोप्रोस्टॉल या मीजोप्रोस्ट को इन्होंने प्रेफर किया है। उसके अंदर जो डोज बोली है 25 माइक्रोग्राम की बोली। यहाँ पे जो डोज बोली डब्ल्यूएचओ ने एएमटीएलएस के अंदर, वो इन्होंने बोली है 400 से 600, क्या बोली, 400 से 600 माइक्रोग्राम, और ये आपके ओरल है। लेकिन जब आप इसको पीपीएच के ट्रीटमेंट में देते हो तो आप इसकी डोज 800 माइक्रोग्राम देते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही, वो भी अब सब लिंगुअल रूट से। तो इसकी 3 डोज है, आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे पूछ रहा है। तो ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है एग्जाम का, जाइए इसको अच्छी तरीके से याद रखो, इसको भूलना मत, ठीक है। कहाँ पे क्या पूछ रहा है, इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। देख लो, ठीक है। अगर सर्वाइकल राइपनिंग के परस्पेक्टिव से पूछे 25 माइक्रोग्राम, अगर आपको एएमटीएलएस के परस्पेक्टिव से पूछे तो 400 टू 600 माइक्रोग्राम ओरली, और अगर आपको पूछे पीपीएच, डेफिनेटिव पीपीएच ट्रीटमेंट के लिए पूछे तो बोलना 800 माइक्रोग्राम सबलिंगुअल। क्या है, तो मेरी बात समझ क्लियर हो गई यहाँ तक, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। अब बात आती है अपने पास में ई मोटिव बंडल की। एक सेकंड गाइस, ये क्या हो गया, ये ब्लैक कैसे हो गया, रुको एक सेकंड रुकना है, इसको अभी सफेद करते हैं। अभी हम इस पर टाइट चलाएंगे, टाइट चलाते ही हम इसको सफेद कर देंगे। चलो, ये हो गया सफेद। चलो अब देखो, अब आपको फॉलो करना है ई मोटिव बंडल, ठीक है। आप सबको पता ही होगा ई मोटिव बंडल के बारे में। तो ई मोटिव क्या है, ई एम ओ टी आई वी ई, ई मोटिव। अब उसने ये बोला है कि सबसे पहले आपको मसाज करना है, ये इमरजेंसी है, ठीक है। इमरजेंसी, इमरजेंसी कह लो, इलेक्टिव कह लो, कुछ भी कह लो, अर्ली कह लो, तीनों में से कुछ भी कह सकते हो। इसको एक बार हटा देते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं। एम से एम का मुराद है, एम से एम का मुराद है, मुराद मीनिंग है मसाज। क्या है, मसाज। मसाज दो तरह की होती है, वो वाली नहीं जो आप लोग सोच रहे हो, उस तरीके की मसाज नहीं, ये अलग, ये इंडिया में मसाज है। आप लोगों की सोच थोड़ी बाहर जा रही है, वो वाली बात नहीं कर रहा मैं। तो दो तरह की मसाज है, एक बाई मैनुअल मसाज होती है, बाई मैनुअल मसाज होती है, एक होता है पर एब्डोमेन, पर एब्डोमेन मसाज। डब्ल्यूएचओ ने कौन सी मसाज रिकमेंड की है, डब्ल्यूएचओ ने थाईलैंड मसाज, सॉरी डब्ल्यूएचओ ने पर एब्डोमिनल मसाज रिकमेंड किया है, ठीक है, पर एब्डोमिनल मसाज। तो ये वाला है। तो बाई मैनुअल मसाज के अंदर क्या था, यूट्रस के अंदर हाथ डाल के यूट्रस को इस तरीके से स्टिमुलेट करते हो, एक हाथ ऊपर रख के फंडस पे, और दूसरा हाथ आप वजाइना के थ्रू डाल के और यूट्रस को अंदर से स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हो। आप ये देखना चाहते हो कि अगर टोन है,
अगर टोन नहीं है तो मतलब आपका एटोनिक यूट्रस है, और अगर टोन नहीं है तो एटोनिक है, और टोन है फिर भी पीपीएच हो रहा है तो आपका ट्रॉमेटिक पीपीएच हो गया। ये बात भी ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? अगर आपके पास टोन नहीं है तो ये आपका एटोनी हो गया। टोन नहीं है उसके बाद में ब्लीड हो रहा है तो ये आपका एटोनी यूट्रस हो गया। लेकिन अगर आपके पास टोन प्रेजेंट है फिर भी ब्लीड हो रहा है तो ये जो आपका हुआ है ये ट्रॉमा हुआ है, ये आपका ट्रॉमेटिक पीपीएच है। ये भी एग्जाम क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोग रख लीजिए। उसके बाद में उन्होंने बोला ऑक्सीटोसिन दो, ट्रांexamic एसिड दो। ट्रांexamic एसिड को TX से लिखते हैं। ट्रांexamic एसिड दो। आई से बोला है आईवी फ्लूइड्स लगाओ। आईवी फ्लूइड्स में उन्होंने बोला है बैलेंस्ड क्रिस्टलॉइड्स। क्या बोला है? बैलेंस्ड क्रिस्टलॉइड्स बोला है। तो मेरी बात क्लियर हो गई। मैंने सेप्सिस गाइडलाइंस के अंदर में बैलेंस क्रिस्टलॉइड्स में आरएल प्रेफर है ओवर एनएस। मैंने शायद उल्टा बता दिया था, एक बार आप लोग चेक कर लेना, हो सकता है गलती से निकल गया हो। आरएल इज मोर प्रेफरेबल देन एनएस। समझ में आ गई? इसको क्लियर कर लेना, ऐसा मत बोलना कि सर ने गलत पढ़ाया था, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। सर्वाइकल सेप्सिस गाइडलाइंस के अंदर जो मैंने शायद मुझे याद नहीं, मैंने शायद उल्टा बोल दिया था, मैंने एनएस प्रेफर्ड ओवर आरएल बोल दिया था, जबकि आरएल इज प्रेफर्ड ओवर एनएस। ये मैं आपको करेक्ट करवा देता हूँ अगर मैंने बाय मिस्टेक वहां पे बोल दिया तो। चले आगे चले। तो आईवी फ्लूइड्स देंगे, बैलेंस क्रिस्टलॉइड्स, और इससे आप करोगे एक्सकेलेशन। एक्सकेलेशन मतलब कि आप आगे देखोगे कि हमारे क्या करना है, अपग्रेड करो। चाहे पेशेंट को आप इवेल्युएट करो, फर्दर इवेल्युएशन करो, ट्रीटमेंट में किसी भी तरीके से पेशेंट को आपको बचाना है। तो उसी का एल्गोरिदम हमारे सामने दे रखा है। मैं आपको इसी एल्गोरिदम समझाता हूँ कि क्या है, ताकि आपको लगे नहीं कि यार इस साइड में क्या दे दिया सर ने इतना बड़ा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि आप सबसे पहले यूट्राइन मसाज करेंगे। यूट्राइन मसाज करेंगे। अगर आपको पता चल गया है कि आपके पास में, आपको भी पता चल गया कि आपको फीमेल को पीपीएच हो गया, तो फिर आप मसाज करोगे। कैसा मसाज करोगे? पर एब्डोमिनल मसाज। ठीक है। आप दो तरीके से, आप बाय मैनुअल भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला जो है ये डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेड है। ये वाला जो है डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेड है। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद में आप यूट्रोटोनिक्स दोगे, जिसमें आप ऑक्सीटोसिन दोगे। यहाँ पे ऑक्सीटोसिन लिखा हुआ है। अब ये आपका ये चल रहा है, ये ट्रीटमेंट ऑफ पीपीएच चल रहा है। तो अब यहाँ पे आपकी सारी ड्रग्स आ जाएगी। यहाँ पे आपकी ऑक्सीटोसिन भी आएगा, यहाँ पे आपके पास मिथाइल एर्गोमेट्रिन भी आएगा, सिंटोमेट्रिन भी आएगा, कार्बोप्रोस्ट भी आएगा। यहाँ पे आपका सारी ड्रग्स आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलो। जो कि वो सारी जो ड्रग्स थी जो आपने अभी ऑक्सीटोसिन, कार्बिटोसिन और मिसोप्रोस्ट, ये जो तीन ड्रग्स थी, ये एएमटीएलएसएस के अंदर थी, मतलब वो प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच के अंदर थी। लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ पीपीएच के अंदर सारी ड्रग्स यूज करते हैं, एक्सेप्ट कौन सी, वो मैं आपको बताऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ड्रग्स के नाम को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। अभी मैं एक बार वापस सारे ड्रग्स लिखे आपको समझा भी दूंगा कि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस चीज के अंदर कि सर ऑक्सीटोसिन, कार्बिटोसिन, मिसोप्रोस्ट, मिफिप्रोस्ट, डायनोप्रोस्ट, डायनोप्रोस्ट, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर। तो इसी के अंदर मैं आपको कवर करता हुआ चलूंगा। तो आपने ऑक्सीटोसिन दे दिया उसको। ऑक्सीटोसिन देने के बाद में अब आपको ये गाइडलाइंस में ये बोला है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि पीपीएच कंफर्म है तो आपको एज सून एज पॉसिबल ट्रांexamic एसिड देनी है। लास्ट टू लास्ट 3 घंटा, इससे ज्यादा बाहर आपका नहीं जाना चाहिए। तो ट्रांexamic एसिड 1 ग्राम दोगे विद इन 3 आवर्स ऑफ बर्थ, 3 घंटे के अंदर अंदर दोगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? आईवी फ्लूइड्स में बैलेंस क्रिस्टलाइट्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर इन सबसे ब्लीडिंग रुक जाती है तब तो आप फीमेल को मॉनिटर करो, देखो सब वो ठीक है। लेकिन अगर नहीं रुकती तो हमारे को फिर एग्रेसिव स्टेप्स की तरफ जाना पड़ेगा। एग्रेसिव स्टेप में पहला हम नॉन सर्जिकल स्टेप करेंगे, उसके बाद हम सर्जिकल स्टेप करेंगे। नॉन सर्जिकल स्टेप में आप क्या करोगे? बताओ, नॉन सर्जिकल स्टेप में आप क्या कर सकते हो? कुछ आ रहा है आपके दिमाग में? कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। आप बकरी याद है? बकरी, बकरी लो, बकरी बलून लो, 500 ml, याद आ रहा है कुछ? तो बकरी बलून लाएंगे, आप उससे यूट्राइन बलून टेम्पोनाड करोगे। क्या करोगे? आप यूट्राइन बलून टेम्पोनाड बनाओ बकरी बलून से। ठीक है। उसके बाद अगर ये फेल हो जाता है तो फिर आपको फीमेल को शिफ्ट करना पड़ेगा कहाँ पे? ओटी के अंदर। ओटी में शिफ्ट करके आपको लेप्रोटोमी करके आपको सूचरिंग करनी पड़ेगी। आपको समझ गए? प्रोटोकॉल समझ रहे हो? आपने सबसे पहले आपको बलून टेम्पोनाट क्रिएट करना है। बलून टेम्पोनाट अगर ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं फिर आप उसको ओटी शिफ्ट करो। ओटी शिफ्ट करके ओटी में क्या करोगे? आप लेप्रोटोमी करोगे और उसमें 20 इंच सूचर लगाओगे। लेकिन अब मान लो कि ओटी शिफ्ट करने में टाइम लग रहा है। ओटी, या क्योंकि यार आप पता है ना, बकरी बलून निकालोगे, ओटी ले जाओगे, एनेस्थीसिया वाला आएगा, आपका सीनियर आएगा, टाइम लग सकता है। इस बीच में आप क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो एंटी न्यूमेटिक ड्रेसिंग कर, सॉरी, न्यूमेटिक शॉक ड्रेसिंग कर सकते हो, गारमेंट जिसको बोलते हैं, है ना, न्यूमेटिक गारमेंट जिसको बोलते हैं, पूरा मिलिट्री गारमेंट जो है उसको वो पहना सकते हो फीमेल को। उसके बाद में आप आउटिक कंप्रेशन कर सकते हो, अब्डोमिनल आउटा कंप्रेस कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? या फिर आप बाई मैनुअल मसाज कर सकते हो, या फिर आप बाई मैनुअल मसाज कर सकते हो, वो वाली मसाज। यहाँ तक क्लियर हो गया? लेकिन ये डब्ल्यूएचओ का पार्ट नहीं है।
इसका ध्यान रखना, डब्ल्यूएचओ का पार्ट नहीं है। लेकिन इस बीच का जो गैप है, इसमें आप फीमेल को ऐसे पड़े तो रहने दोगे नहीं कि नहीं नहीं गाइडलाइंस में तो ये लिखा है सूचर लगाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। कुछ ना कुछ करते रहो ताकि अगर एक दो बूंद भी खून बचे तो फिर क्या क्या दिक्कत है। अपना काम तो बूंद बूंद से सागर रहता है, तो यहाँ से बूंद बूंद से तो यहाँ पे निकल लेगी माता जी, तो आपको रोकना है। समझिए मेरी बात। अगर आपने फिर आपने सूचरिंग करी, सूचरिंग से भी नहीं रुका, फिर आप क्या करना है, फिर आपको जो आर्टरी ब्लीड कर रही है, जो वेसल ब्लीड कर रही है, आपको उसको लाइगेट करना पड़ेगा। लाइगेट किस ऑर्डर में करते हैं? लाइगेट अपन इस ऑर्डर में करते हैं। सबसे पहले आप स्पाइरल आर्टरी करोगे, फिर आप बेसिलर आर्टरी करोगे, फिर आप आर्कुएट आर्टरी करोगे, फिर आप रेडियल आर्टरी करोगे, फिर आप यूट्राइन आर्टरी करोगे, फिर आप ओवेरियो यूट्राइन आर्टरी करोगे, उसके बाद में आप एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी करोगे। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आई? अगर इन सब के बाद भी नहीं रुकता, फिर आप क्या करोगे? फिर आप करोगे सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? हाँ कि ना? चलो बढ़िया। तो यही इस सीक्वेंस के अंदर लिखा हुआ है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हुई, जैसा आप देख सकते हो कंट्रोल नहीं हो रही है और माता जी धनाधन धनाधन बहे जा रही है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम यूट्राइन टेम्पोनाइड करेंगे। यूट्राइन टेम्पोनाइड चल गया तो ठीक, किससे करोगे? बकरी से करोगे। चल गया तो ठीक, नहीं तो फिर हम इसको कंप्रेशन सूचर के लिए इसको शिफ्ट करेंगे। कंप्रेशन सूचर के लिए शिफ्ट करेंगे। बीच में आप नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट कर सकते हो। इस पर पूरी अलग से वीडियो बना चुका हूं मैं, कम से कम आई थिंक शायद 20-25 मिनट की सिर्फ वीडियो एनएएसजी के ऊपर है। कैसे यूज करते हैं, कितने कंपार्टमेंट होता है, प्रेशर कैसे लगते हैं, पहनाते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं, इंडिकेशन क्या है, प्रेशर कितना होता है, सारा मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। इसके ऊपर आपको आप चैनल पे जाके आप वीडियोस के अंदर आप उसको देख सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको देखना भी चाहिए। समझ में आ गया? तो फिर आपने कंप्रेशन सूचर किया, वो फेल हो गया, आपने वेसल लाइगेट करी, आपने एम्बोलाइजेशन किया और लास्ट में आपको हिस्टेक्टोमी करनी ही करनी पड़ी। करनी ही करनी पड़ी। क्या तक मेरी बात समझ में आ गई? तो ये था प्रोटोकॉल आपका एएमटीएलएसएस का और फिर उसके बाद में पीपीएच का मैनेजमेंट का। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ आपको इससे ज्यादा सिंपलीफाई में नहीं कर पाऊंगा और इतने में आपको समझ में आ जाना चाहिए। आप सब ब्राइट बच्चे हो और आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो। चलो, उसके बाद में यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये चीज, तो ध्यान से सुनना और अपने डाउट्स यहीं पर ही क्लियर कर लेना। तो सबसे पहले कौन सी ड्रग्स आपके एएमटीएलएस के लिए अप्रूव हुई है? तो आपके पास हुई है एक तो ऑक्सीटोसिन। क्या हुई है? ऑक्सीटोसिन हुआ है। एक आपके पास में कार्बिटोसिन हुआ है। कार्बी कार्बिटोसिन, ठीक। और लास्ट में आपके पास में मीजोप्रोस्ट हुआ है। मीजोप्रोस्ट अप्रूव हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब कौन सी ड्रग एएमटीएलएस में से हटा दी? आपके पीपीएच प्रिवेंशन में से, ये दोनों प्रिवेंशन है ना, प्रिवेंशन प्रिवेंशन और पीपीएच में कौन सी ड्रग नहीं है? आपके पास में मिथाइल अर्गोमेट्रिन नहीं है। मिथाइल अर्गोमेट्रिन नहीं है। आपके पास में सिंटोमेट्रिन नहीं है। सिंटोमेट्रिन नहीं है। आपके पास में ट्रानेक्सेमिक एसिड नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे ट्रानेक्सेमिक एसिड नहीं, ये सारे ड्रग्स आपके उसके अंदर रिकमेंड नहीं है। नहीं है। ओके। कौन सी ड्रग पीपीएच के लिए रिकमेंड नहीं है? पीपीएच के लिए कौन सा रिकमेंड नहीं है? डाइनोप्रोस्टोन। ये आपके इंडक्शन ऑफ लेबर के अंदर, सॉरी सर्वाइकल राइपनिंग के अंदर काम आती है। एक तो ये इंडिकेटेड नहीं है, ध्यान रखना। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ कि ना? ओके चलो। और लास्ट में कौन सी ड्रग्स हैं जो अपन मैनेजमेंट में देते हैं? कौन सी ड्रग्स हैं जो अपन मैनेजमेंट के अंदर देते हैं? और एक और, हाँ, कार्बिटोसिन। ठीक है, कार्बिटोसिन ये भी आपके इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। ये वाली ड्रग ना जो आपके प्रिवेंशन के अंदर है वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। यूट्रोटोनिक से मैनेजमेंट अब पीपीएच हो गया। पीपीएच के अंदर कौन कौन सी ड्रग बेस्ट रहेगी? ऑक्सीटोसिन, मिथाइल अर्गोमेट्रिन, सिंटोमेट्रिन, कार्बोप्रोस्ट। समझ गया? समझ रहे हो मेरी बात? ये सारे ड्रग्स हैं जो आपके पास इंपॉर्टेंट है। ट्रानेक्सेमिक एसिड, ट्रानेक्सेमिक एसिड। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो अब देख लेना क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो, थोड़ी बात वर्बली बता देता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात। ऑक्सीटोसिन है, इसका सिंथेटिक फॉर्म को बोलते हैं कार्बिटोसिन। पहले पॉइंट लिख लो, मैं बोल रहा हूं लिखो। दूसरे पॉइंट, मिथाइल अर्गोमेट्रिन। मिथाइल अर्गोमेट्रिन इज मिथार्जिन। मिथाइल अर्गोमेट्रिन इज मिथार्जिन। एक पॉइंट क्लियर हो गया? अब ये अलग कंफ्यूज नहीं होना। फिर आपको पता है सिंटोमेट्रिन। सिंटोमेट्रिन इज फिक्स कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड मिथाइल अर्गोमेट्रिन। यहां तक क्लियर हो गया? चलो, फिर आपके पास आता है एक मीजोप्रोस्ट और मिफिप्रिस्टोन। मीजोप्रोस्ट इसके अंदर है, मिफिप्रिस्टोन आपके पास आपके उसके अंदर आता है, सॉरी आपके अबॉर्शन वाले पार्ट के अंदर जाएगा मीफिप्रिस्टोन। इसके अंदर आपके पास है मीजोप्रोस्ट या मीजोप्रोस्टोन। यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद में एक आपने सुना कार्बोप्रोस्ट। कार्बोप्रोस्ट का ही दूसरा नाम है डाइनोप्रोस्ट और डाइनोप्रोस्ट का ही तीसरा नाम है हीमाबेट। क्या बोला मैंने?
ध्यान से सुन लो, वापस सुन लो, कोई बात नहीं, मुझे पता है नहीं समझ में आ रहा होगा, एक बार में वापस सुन लो। जो आपने सुना कार्बोप्रोस्ट, कार्बोप्रोस्ट इज इक्वल टू डाइनोप्रोस्ट, इज इक्वल टू डाइनोप्रोस्ट इज इक्वल टू हीमाबेट, हीमाबेट। क्या मेरी बात समझ में आई है, हाँ की ना? और ये बहुत ही अच्छी ड्रग है, बहुत अच्छी ड्रग है पीपीएच प्रिवेंशन के लिए, ध्यान रखना, पीपीएच सॉरी सॉरी पीपीएच ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन ड्रग है। 250 माइक्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं, आप 15 से 90 मिनट्स के अंदर इसको रिपीट करोगे, मैक्सिमम 8 डोज दे सकते हैं। और ये आपकी बनती है 2 माइक्रोग्राम, 2 माइक्रोग्राम अस्थमा के अंदर, अस्थमा के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये बात का ध्यान रखना। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्या मेरी बात समझ में आ गई? और जो आपकी मिथाइल, कौन सी थी आपके पास है, मिथाइल अर्गोमेट्रिन, जो आपकी मिथार्जिन है, जो आपकी मिथार्जिन है, ये आपके हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर के अंदर या कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है फीमेल्स के अंदर, ये बात, या प्रीवियस सीजरियन सेक्शन के अंदर भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इस बात का बहुत ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से पीपीएच का ट्रीटमेंट, एएमटीएलएस जो भी चेंज इसके अंदर हुआ है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो जो आपको शायद नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स और प्रेगनेंसी के अंदर चेंज आया है, निफेडिपिन, निगारडिपिन, लेबिटोलॉल पे कुछ कमेंट किया है, लेट्स सी उसके अंदर क्या है हमारे पास, और मैं आपको बताता हूँ कि मजा आएगा इसके अंदर, इसके अंदर ही बहुत मजा आने वाला है। चलो लेट्स गो और आगे बढ़ते हैं।